हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चली होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 6। आज के दिन हम लोग बात करना शुरू कर देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। अब ये जो टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, क्वेश्चन जम के प्रैक्टिस करना। बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और अल्कोहल की सबसे बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो अल्कोहल की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल का कंपैरिजन करना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप लोगों ने अभी वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जरूर जाकर उसे कवर कर लेना। मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें इससे जस्ट प्रीवियस, आज लेक्चर नंबर 6 से लेक्चर नंबर 5 में वो सारी बातें गिवन है। यहां पर आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उसे कवर जरूर कर लेना अगर कवर नहीं करा है तो। अब इनफ ऑफ द प्रीवियस लेक्चर का डिस्कशन, अब बात कर देते हैं आज के मुद्दे पर। आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात करना है तो हमारा ध्यान ज्यादातर रहेगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो हम अल्कोहल की ऐसी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिससे यह प्रूफ हो सकता है कि अल्कोहल दरअसल में एसिड की तरह बिहेव करता है। अब एक बात बताता हूं मेरे बच्चे, हम लोगों ने ये बहुत ही सिंपल तरीके से अपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि अगर हमें एसिड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि कोई कंपाउंड एसिड है या नहीं, तो उसको चेक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, हम एसिड की मेटल से रिएक्शन करते हैं। तो किसी भी एसिड की अगर आप एक्टिव मेटल से रिएक्शन करोगे, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ये दरअसल में एसिड का एक बेसिक केमिकल रिएक्शन होता है। इसे आप एसिड का केमिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब अगर यही टेस्ट अल्कोहल देने लगे तो इसका मतलब है अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम अल्कोहल के साथ यही ट्रीटमेंट करके देखते हैं, हम अल्कोहल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करा के देखते हैं। अगर वो एक्टिव मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना ले तो इसका मतलब है वो अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और जब हमने लैब में ये रिएक्शंस कराई तो डेफिनेटली ये रिएक्शन हमें होते हुए मिली। यहीं से हमें पता चल गया कि अल्कोहल दरअसल में एसिड की तरह बिहेव करता है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, जैसे यहां पर हम लोगों ने एथिल अल्कोहल लिया हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको। हम लोगों ने एथिल अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराई। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो अल्कोहल में O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको हटा देंगे। जैसे ही आपने इस O से जुड़े हाइड्रोजन को हटाया तो ये हाइड्रोजन हटते ही ये जो स्पीशी है CH3CH2O, ये एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगी जिसका फॉर्मूला होगा CH3CH2O-। अब अगर इस एनायन को सॉल्ट बनाना है सोडियम के साथ तो सोडियम की वैलेंसी होती है Na+, तो Na+1 का 1 इस O को मिल जाएगा या इस पूरे ग्रुप को मिल जाएगा, और इस एनायन पे जो चार्ज है -1 वो सोडियम को मिल जाएगा, तो सॉल्ट बनेगा CH3CH2ONA। और साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए H2 हाफ मोल निकलेगा। अगर ये कंपाउंड 1 मोल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन हाफ मोल बनेगा। अब ऐसे ही हमारे पास अगर मान लो टर्शियरी अल्कोहल है, अब इसकी रिएक्शन हमने एल्युमिनियम से करा दी तो एल्युमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है। तो टर्शियरी अल्कोहल जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां पर भी वही होगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसका अगर ये हाइड्रोजन हम हटा दें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पर क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है तो 3 इस एनायन को मिलेगा और 1 इस एल्युमिनियम को मिलेगा। तो हमें जो एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा उसका केमिकल फॉर्मूला ऐसा होगा कि एक एल्युमिनियम के साथ ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन 3 यूनिट इस्तेमाल होगा। और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये आप याद रखना, कोई भी अल्कोहल जब एनायन में कन्वर्ट होगा तो आप उस एनायन का नाम उसी अल्कोहल के नाम से डिराइव कर सकते हो। जैसे ये दरअसल में मेरे बच्चे एथिल अल्कोहल था, तो इससे बनने वाला जो एनायन है इसे हम एथॉक्साइड बोल सकते हैं। ऐसे ही टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से ये एनायन हमने बनाया, इसका नाम रख दिया टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। एल्युमिनियम इसके सॉल्ट में प्रेजेंट है तो एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। और देखो आयनिक कंपाउंड को नेम करने का एक रूल होता है कि हमेशा मेटल जो हमारा कैटायन होता है उसे पहले नाम देते हैं और एनायन को बाद में। और कैटायन और एनायन के नाम में इनके नंबर्स का कोई जिक्र नहीं होता। जैसे नॉर्मली जब हम नॉन मेटल्स का एक कंपाउंड का नाम देते हैं तो उनमें एटम कितनी बार आया उसका नाम बताते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर अगर आयनिक कंपाउंड का नाम देते हो तो कोई एनायन कितनी बार आया इसका नाम हमें भी देने की जरूरत नहीं होती। हमने बस ये बताया टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये नंबर अपने आप वैलेंसी एक्सचेंज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो दरअसल में केमिस्ट्री के रूल बनाने वाले लोग इतने समझदार होते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ तो ये नंबर आप अपने आप वैलेंसी को एक्सचेंज करके लिख सकते हो, इसलिए वहां पर लिखते नहीं है। बट नॉन आयनिक कंपाउंड में, मतलब सॉरी, नॉन आयनिक कंपाउंड जो है जो कि दरअसल में नॉन मेटल से बनेंगे, उनमें ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां पर आपको नाम में ही कई बार बता दिया जाता है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे रूल्स भी आपको पता होना जरूरी होता है, तभी आप आयनिक कंपाउंड के नाम वगैरह बड़े आराम से दे सकते हो। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, जो हमारा मेटल है वो एसिड के साथ, मतलब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो एल्कोहल है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही फिनॉल की रिएक्शन जब हमने सोडियम से कराई तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। फिनॉल से बनने वाला जो एनायन है वो है फिनॉक्साइड आयन। अब इन एनायंस के ना, आपको देखो, आपको इतना तो मैंने अब तक इतना समझा दिया है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड वही बच्चे कर पाते हैं जब उन्हें कंपाउंड के नाम से उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पता हो, और स्ट्रक्चर अगर दिख गया तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आपको पता है ये फिनॉक्साइड आयन है, ये एथोक्साइड आयन है, तो अब आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो जाहिर सी बात है कि ना पहली बार में याद नहीं होते। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने एक्चुअल में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करा था तो मुझे भी बहुत ये दिक्कत होती थी कि कई बार केमिकल नेम्स मेरे दिमाग से बहुत जल्दी स्किप कर जाते थे, और उसकी वजह से जो मेरा टीचिंग था वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। तो मैं बार बार ये सोचता था कि यार मुझसे कहाँ गड़बड़ हो रही है, और मैंने यहीं पर आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पर भी मेरे से दिक्कत हो रही थी, और मेरी स्टूडेंट लाइफ में भी दिक्कत होती थी मेरे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जब क्लासरूम में मैं बैठ के करता था मेरे सर के साथ तो बड़े आराम से मेरे से बन जाती थी, लेकिन टेस्ट में या घर पर होमवर्क करते टाइम या कुछ टाइम बाद मेरे से भी नहीं बनती थी। और मैं जब उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करता था कि क्यों क्लासरूम में बन गई, यहाँ नहीं बन पा रही, घर पे नहीं बन पा रही, टेस्ट में नहीं बन पा रही, तो रीजन यही पता चलता था, क्लासरूम में ना सर इस तरह के स्ट्रक्चर बना देते थे और केमिकल रिएक्शन पूछते थे। अब उन्होंने वो टाइम बताई होती थी तो मैं बड़े आराम से कर लेता था, लेकिन बाद में क्या होता था, जब अपने आप करना होता था तो कई बार मैं भूल जाता था फिनॉक्साइड होता क्या है। अब अगर आपको यही नहीं पता फिनॉक्साइड क्या है तो आप उसकी आगे फर्दर रिएक्शंस भी करा पाओगे, इस बात के चांस बहुत कम है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड करने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको नाम से किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और स्ट्रक्चर से नाम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहां पर ये तो पता चल गया, हाँ भाई जो हमारे एसिड, जो हमारे एल्कोहल हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये बात तो पक्की है। अब यहां पर आपको पता होगा एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आर्नियस एसिड होते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड होते हैं, लुइस एसिड होते हैं। तो ये किस टाइप का एसिड है, तो अगर उसके बारे में बात करी जाए तो एनसीईआरटी में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ये हम जो एल्कोहल्स की रिएक्शन देखते हैं इसमें एल्कोहल जब एसिड की तरह बिहेव करता है तो वो बेस को अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है। अब हाइड्रोजन डोनेट करने की वजह से आप इसे प्रोटॉन डोनर मान सकते हो, और प्रोटॉन डोनेट करने वाले जो एसिड होते हैं उन्हें ब्रोंस्टेड एसिड माना जाता है। तो यानी ये जो एल्कोहल्स हैं ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह यहां पर बिहेव कर रहे हैं, लुइस एसिड की तरह नहीं। ये बात याद रखने वाली है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन थ्योरी 1 मार्क्स में तो पूछा ही जा सकता है। अब यहां पर ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, फिनॉल के बारे में। तो ये एक 2000 रुपए का नोट है फिनॉल के बारे में, ये आप बहुत संभाल के रखें। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने भले चाहे बंद कर दिया है, लेकिन आप इसे संभाल के रखना क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा ये। तो फिनॉल के बारे में पहला नोट ये है, फिनॉल दरअसल में इतना अच्छा एसिड है कि वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करने के साथ बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अगर आप इसके NaOH से रिएक्शन कराओगे ना तो ये NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर आप एथिल अल्कोहल की कराओगे NaOH के साथ तो ये इतना इफेक्टिव रिएक्शन नहीं करेगा। NaOH दरअसल में जब बेस की तरह बिहेव करता है तो एथिल अल्कोहल इतना वीक एसिड है कि वो NaOH के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता। हाँ, लेकिन फिनॉल इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब आपको पता है एसिड बेस अगर रिएक्शन करते हैं तो एसिड अपना हाइड्रोजन और बेस अपना OH रिएक्ट करा के वाटर बना देता है, और खुद ये दोनों चीजें सॉल्ट बना लेंगी। तो फिनॉल से मिलेगा फिनॉक्साइड। दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो फिनॉक्साइड का फॉर्मूला, फिनॉल में हाइड्रोजन हटा दो ऑक्सीजन के साथ तो फिनॉक्साइड बन गया, और इससे सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए Na यहां पर जोड़ दो, ये आ गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब एसिड के बारे में एक और बात बताता हूं। केमिस्ट्री की लैब में अगर आपको कभी भी एसिड को चेक करना है कि आपको मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक केमिकल दे दिया और आप चेक करना चाहते हो ये एसिड है या नहीं, और आपके पास कोई लिटमस पेपर वगैरह, लिटमस सोल्यूशन नहीं है, और आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से भी ये चेक करा जा सकता है कि आपके पास एसिड है। और केमिस्ट्री लैब में जो प्राइमरी टेस्ट होता है एसिड्स का वो कई बार हम बाइकार्बोनेट से ही करते हैं। क्या होता है इस टेस्ट में, अगर हमारे पास कोई भी एसिड है
इसकी रिएक्शन अगर बाइकार्बोनेट से करा दी जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह के केमिकल से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यहां पर जब एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस के फॉर्म में बनता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने ये एसिड लिया है और बाइकार्बोनेट डाला है, अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड था तो यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से यहां बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं इफर्सेंस आना। जैसे नहीं, अगर हम लोग कोक की बोतल ओपन करते हैं, थम्स अप की बोतल ओपन करते हैं, तो अचानक से फिज आता है एक, तो इस फिज को हम लोग केमिस्ट्री लैब में बोलते हैं इफर्सेंस। और ये इफर्सेंस यहां पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो अगर ये इफर्सेंस आ गया तो इसका मतलब है बाइकार्बोनेट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करी होगी, और बाइकार्बोनेट एसिड की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो इस समय पता चल जाता है कि यार टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी केमिकल था ये एसिड। अगर यहां पर इफर्सेंस हमें देखने को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हुए देखने को मिली। और कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने का एक और तरीका होता है, सेकेंडरी टेस्ट इसका, इसे लाइम वाटर में से पास करो, अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो पक्की बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वहां पर। तो इस तरह से हम एसिड को लैब में डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक गिवन कंटेनर के अंदर या एक गिवन कंपाउंड अगर हमें दिया है वो एसिड है या नहीं, तो इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट। यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। फिनॉल इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर याद रखनी होगी, ये भी 2000 रुपए के नोट का ही एक सेकंड पार्ट है, कि फिनॉल भले ही NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, पर अगर आप बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो ये बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, मतलब बाइकार्बोनेट टेस्ट बेसिकली में फेल हो जाएगा। तो ये बात याद रखना। अब क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लैब में ना, जैसे मैंने आपको बताया, केमिकल टेस्ट अगर हमें एसिड का करना है तो सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है। और याद रखना कि फिनॉल एसिड की कैटेगरी में है, लेकिन एसिड की कैटेगरी में होने के बावजूद ये बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है, यानी ये कैसा केस हो गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया एसिड में। और आपको पता है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखो मेरा ऐसा मानना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शंस कोई केमिकल करता है, उतना ही ये भी पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन नहीं करता है। खास तौर पे तब जब उसका जनरल बिहेवियर एक्सेप्शन शो कर रहा हो, कि अभी तक फिनॉल एसिड की तरह बिहेव करने वाली सारी रिएक्शन शो कर रहा था, लेकिन एसिड का जो केमिकल टेस्ट है लैब का वही ये परफॉर्म नहीं करता है। रीजन, ये इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो बाइकार्बोनेट जैसे, बाइकार्बोनेट एक्चुअल में थोड़ा सा वीक बेस होता है, तो इस वीक बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा, बट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। तो आई एम प्रीटी श्योर ये आपको अल्कोहल की एसिड वाली रिएक्शन अच्छे से याद हो गई होंगी। खास तौर पे इसमें सॉल्ट कैसे बनाते हैं ये आपको याद हो गया होगा। और इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली जो ये है वो ये कि आपको एथोक्साइड आयन का फॉर्मूला याद रहे, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मूला याद रहे, और ये जो भाई साहब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है इसका भी फॉर्मूला याद रहे। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को आलसीलो कैसे लिखते हैं, CH3 होल थ्राइस O माइनस। टर्शियरी पूरा नाम होता है टर्शियरी, लिखते सिर्फ टर्ट है, ब्यूटॉक्साइड। बाकी अगर आप इसे एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो इस कार्बन से, अच्छा सॉरी एक कार्बन मिस हो गया मेरे से, इस कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप आप जोड़कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल की, कि वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद अल्कोहल की अगर हम अगली केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब इसका एक ऐसा रिएक्शन होगा एस्टरीफिकेशन का जो मैं आपको बता सकता हूं कि आपके एग्जाम में, देखो आपको पता है बोर्ड का एग्जाम हो तो ऑलमोस्ट उसमें 7 सेट आते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें जेई या नीट के एग्जाम की, तो नीट में तो खैर एक ही सेट आता है, लेकिन जेई में बहुत सारे सेट आते हैं। तो कोई ना कोई सेट में पक्का आपको इस रिएक्शन के ऊपर एक स्पेशल रिएक्शन होती है, उसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बारे में बात करेंगे आगे, ये भी कंटिन्यू होगा। तो फिलहाल तो एस्टरीफिकेशन समझ लेते हैं होता क्या है, और अल्कोहल एस्टरीफिकेशन किन चीजों के साथ देता है ये याद रखना जरूरी है। तो अल्कोहल का एस्टरीफिकेशन अगर हमें करना है तो इसका मतलब होता है एस्टर बनाना है हमें, तो अल्कोहल से एस्टर बनाएंगे। अब अगर आपको याद नहीं है एस्टर का कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कोई भी एस्टर मेरे बच्चे इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, उसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा,
और इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, इस ऑक्सीजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। याद रखना ये एल्किल ग्रुप कभी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है। मतलब कहने का ये है, आप इस R की जगह H रखकर इस R डैश की जगह CH3 अगर रख दोगे तो ये एक एस्टर माना जाएगा। ये मॉलिक्यूल अपने आप में एक एस्टर है। पर अगर आपने यहां CH3 ले लिया और इस R डैश की जगह हाइड्रोजन ले लिया तो कोई एस्टर नहीं माना जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मैं थोड़ा सा और सुधार देता हूं उसको। तो ये बात याद रखना जरूरी है। ये बात हो गई हमारी। अब आगे मेन मुद्दे की बात करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में किसी भी नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल की जब रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड एनहाइड्राइड से या फिर एसिड क्लोराइड से, इन तीनों में से कोई भी चीज आप ले सकते हो, तो एस्टर बन जाता है। अब एस्टर बनता कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल तो चलो एस्टर यहां लिखा रहने देते हैं, मैं अगले पेज पे आपको बता देता हूं कि इन तीनों में रिएक्शन होती कैसे है। बड़ी सिंपल सी तरह से रिएक्शन होती है। दरअसल में आपने जो भी अल्कोहल लिया है मेरे बच्चे, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये मान लो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कभी भी अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H वाटर बनाता है। एक मिनट सॉरी, एसिड का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वाटर बनाता है। तो ये पूरा ग्रुप ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, ये पूरा ग्रुप कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ रहा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कार्बन और अल्कोहल का O, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलता है, RCH2O, और यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा भाई C डबल बॉन्ड O8। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O अगर ग्रुप आ गया तो ये एस्टर बन गया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। और ये एस्टरिफिकेशन एक्चुअल में एसिडिक कंडीशन के अंदर कराया जाता है ताकि रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो। ठीक है, एसिड इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा भेजता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए इस वाटर को लगातार हमें रिमूव करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें बढ़ानी है तो हमें प्रोडक्ट में से कोई चीज गायब करनी होगी, तो हम वाटर को लगातार रिमूव करते रहते हैं। वाटर को रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं। आप इस रिएक्शन को अगर करा रहे हो तो आप दरअसल में चाहो तो एक बर्नर के ऊपर ये रिएक्शन करा सकते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करके, ताकि हीट की हेल्प से जो वाटर है वो रिमूव होता रहे। या वाटर को रिमूव करने के और भी अलग अलग तरीके हैं। अब यही सेम पैटर्न आपको तब भी देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड से करते हैं। अब अक्सर में मैंने देखा है बच्चों को ना एनहाइड्राइड का फॉर्मूला नहीं पता होता। अब बुक्स में एनहाइड्राइड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है, RCO, वो यहां पे लिखा है RCO होल ट्वाइस O, ऐसे। पर ये RCO होल ट्वाइस O कैसा स्ट्रक्चर है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो देखो जिनके पास जिन बुक्स में जगहों की कोई कमी नहीं होती वो ऐसे लिखते हैं इसको, RCO होल ट्वाइस चाहिए अपने को, तो इसके मतलब 2 यूनिट चाहिए और इन दोनों यूनिट को जोड़ने का काम करेगा एक सिंगल ऑक्सीजन। ये हो गया। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल मेरे बच्चे बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, मैं थोड़ा सा हटकर टॉपिक से आपको ये बताने की कोशिश करने वाला हूं कि एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है ताकि आपको याद रह पाए। तो बेसिकली में कोई भी एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए हम एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर रिमूव कर देते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 यूनिट ली, वाटर रिमूव करा, तो इस कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड गया, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड गया, तो ये दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। और अगर ये जुड़ गए तो ये मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल को शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं R-CO, 2 बार आया है और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये एनहाइड्राइड बना। और क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने वाटर को रिमूव करा है, तभी इस टॉपिक मतलब इस केमिकल का नाम एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड वर्ड एनहाइड्रस से आया है। एनहाइड्रस का मतलब होता है किसी भी चीज में से वाटर हमने क्या करा है, रिमूव करा है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर रिमूव करके ये बनाया है, इसीलिए इसे एनहाइड्राइड बोल रहे हैं। और इस एनहाइड्राइड को अगर खूब सारा वाटर दे दोगे तो वापस से 2 यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये छोटी सी बात आपको पता होना जरूरी है। वापस अपनी केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं।
तो एस्टर बनाने के लिए अगर हम लोगों ने अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एसिड एनहाइड्राइड से करी तो अपना अल्कोहल हाइड्रोजन रिएक्ट करा देगा एनहाइड्राइड के एक RCOO पार्ट से। तो इससे होगा क्या, इस कार्बोनिल कार्बन का एक बॉन्ड खाली, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आई एम सॉरी, ये CH2O और इससे जुड़ा हुआ है COR, ये बन गया एस्टर। हाँ, यहां पर इंटरेस्टिंगली एक कंपाउंड बनेगा HR-COO। अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इस O से ये हाइड्रोजन जुड़ता है और ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बने मेरे बच्चे, एस्टर भी बना और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गए। अब ना एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है, इससे कई बार बच्चे ये मेमोराइज नहीं कर पाते कि इनकी रिएक्शन कैसे हो रही है। तो इनकी रिएक्शन मेमोराइज करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे याद रख सकते हो कि एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में अल्कोहल का OH का ग्रुप अपना हाइड्रोजन और उसकी जो जिस चीज से भी रिएक्शन करा रहे हो उसका CO के पहले वाला जो भी पार्ट है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो भी चीजें बना सकता है वो बनाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH H के साथ वाटर बना लेगा, एसिड एनहाइड्राइड का R-COO पार्ट जो R-CO के पहले वो पूरा पार्ट हाइड्रोजन से जुड़ेगा। अब ना कई बार बच्चों का दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, वो कहता है हाइड्रोजन लेफ्ट में लिखा है, सर ने यहां ऑक्सीजन के राइट में जोड़ दिया। बेटा ये लिखने का तरीका होता है, कुछ आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपको यहां पर इस तरह से बॉक्स बनाने का मतलब है इन दोनों चीजों को जोड़ना है। अब यहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, जो चीजें जहां जुड़ेंगी वहां जुड़ेंगी। इस R- के पास जुड़ने की कोई जगह नहीं है भाई, जो एटम अपना बॉन्ड तोड़ रहा है वही तो बॉन्ड जोड़ेगा। इस ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ा है तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड जोड़ेगा। बच्चे क्या सोचते हैं, लेफ्ट से राइट लिखा है, इस हाइड्रोजन को R के साथ जोड़ दो। मैंने कई बार ऐसे बच्चों को देखा है कि वो जब इस तरह से चीजें बताई जाती हैं तो पैटर्न पकड़ने के चक्कर में, क्योंकि हमारा दिमाग ना साइंटिफिकली सोचने की बजाय पैटर्न में सोच रहा होता है, लॉजिक सोचने की बजाय बहुत क्विकली जो हमने पैटर्न पकड़े होते हैं या पैटर्न सीखे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनसे आंसर निकालने की कोशिश करता है। तो बच्चों को कई बार लगता है यार सर ने ऐसे बॉक्स बनाया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन R- से जुड़ेगा, वो हाइड्रोजन R- से जोड़ देते। गलत है। यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है, जिस जगह बॉन्ड टूटा है उसी जगह बॉन्ड, ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ा है तो यहीं पर बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड तोड़ रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, वही हमने जोड़ दिया। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर हम लोग एसिड क्लोराइड ले लें तो एसिड क्लोराइड के साथ कुछ ऐसी कहानी होगी कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, ये अल्कोहल एलिफैटिक भी हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है। मतलब अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराओगे ये वाली ना, तो ये रिएक्शन फिनॉल भी देते हैं। नॉर्मल मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये तो देंगे। अब सुनना, जैसे मैंने बोला मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, और अगर दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं बने आपके तो उसका मतलब है कि अभी हमें स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट पर अभी कमांड करना है। जब तक उस पर कमांड नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तगड़े से पकड़ में नहीं आएगी। अब इस अल्कोहल की रिएक्शन हमने करी थर्ड एसिड क्लोराइड से जो हमें बताई गई है। तो अगर हमने एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करी, मैं जानबूझ के एसिड क्लोराइड का Cl H के लेफ्ट में, H के सामने लिख रहा हूं, जबकि यहां पर देखो R-COCl ऐसे लिखा हुआ है। और आपको एक बात बताता हूं, जब क्वेश्चन आएंगे तब R-COCl ऐसे ही लिख कर आएगा। आपको बस पहचान लेना है कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम एसिड क्लोराइड से करेंगे तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और प्रोडक्ट आप गलत ना बनाओ इसके लिए जरूरी होगा कि आप Cl को ना OH के H के सामने लिख दो। अब इससे आपको पता है कि रिएक्शन कैसे करानी है। OH का हाइड्रोजन एसिड क्लोराइड के Cl के साथ बॉन्ड बनाकर HCl बना लेगा। और अब ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है इसके पीछे वाली चीज को आपने हटा दिया है, ये RCH2 के साथ जुड़कर एस्टर बना लेगा। इस तरह से हमें एस्टर मिलेगा। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इस एस्टर के साथ रिएक्शन करके इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेज देता है। और अगर हमें एस्टर की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी है तो हम इस बैकवर्ड रिएक्शन को कम करने की कोशिश करें। और इस बैकवर्ड रिएक्शन को कम करने के लिए हम दरअसल में यहाँ पे पिरिडीन डाल देते हैं। ये कई बार क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है कि जब हम लोग एसिड क्लोराइड की हेल्प से अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन करते हैं तो पिरिडीन का यूज क्यों करा जाता है। पिरिडीन दरअसल में एक बेस है मेरे बच्चे। जैसे ही आप यहां पर पिरिडीन यूज करोगे, ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पिरिडीन यूज करोगे, पिरिडीन एक बेस है,
ये इस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेंगे। और अगर ये एसिड रिएक्शन में खत्म होने लगा तो ये बैकवर्ड में भेजने के लिए कम अवेलेबल रहेगा, तो हमें एस्टर का अमाउंट ज्यादा मिलेगा ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चैटलर प्रिंसिपल ये बोलता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर कम करोगे कोई भी, तो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने की डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। तो HCl को अगर हम रिएक्ट कराते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड में जाएगी, एस्टर हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसे अच्छे से याद रखना। तो ये 3 तरह की रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन में याद रखने वाली बात ये है मेरे बच्चे कि चाहे आप अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओ, चाहे एसिड एनहाइड्राइड से कराओ, या एसिड क्लोराइड से कराओ, तीनों में से किसी भी चीज से कराओ, हमेशा एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल अपने ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन की बलि देगा हमेशा। यानी जो भी हाइड्रोजन आएगा प्रोडक्ट के अंदर एस्टर से रिमूव होते हुए, वो हाइड्रोजन हमेशा आएगा। एक मिनट, एक ऑक्सीजन मैंने कम लिखा है ना मेरे बच्चे यहाँ पर, मुझे उम्मीद है कई सारे बच्चों ने अभी तक कमेंट में टोक दिया होगा। ठीक है, तो ये जो एसिड बनेगा, ये मेरे बच्चे इसे बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन जो लगेगा वो दरअसल में अल्कोहल का लगेगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए जो हाइड्रोजन लगेगा वो अल्कोहल का लगेगा। अब ये बात मैं बार बार इतनी आपको एम्फेसाइज करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार इस तरह का आइसोटोप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम। अब अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम हर वो केमिकल रिएक्शन देगा जो दरअसल में हाइड्रोजन देता है। तो अभी हमने अल्कोहल वाले हाइड्रोजन की रिएक्शन देखी, तो ये ड्यूटेरियम भी रिएक्शन देगा। तो अब इस ड्यूटेरियम की रिएक्शन हम करा देंगे मेरे बच्चे RCOOH, यानी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, और पूछेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पर नोटिस करना, प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो ये D इस OH के साथ जुड़ेगा। अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ जो भी हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप जुड़ेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के OH के साथ जुड़कर इस तरह का वाटर बनाएगा, HOD टाइप का। बाकी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये एस्टर बन जाएगा। सिमिलरली ये सवाल दरअसल में ऑक्सीजन के ऊपर भी पूछा जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन का आइसोटोप है 16 और एक आइसोटोप है मेरे बच्चे 18। तो मान लीजिए हमने ये मेरे बच्चे ये हम लोगों ने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसमें दोनों ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लगे हैं ये 18 वाले लगे हैं और अल्कोहल में 16 वाला लगा है। मैंने इसकी एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कराई, तो आप समझ गए ये रिएक्शन तो एस्टरिफिकेशन ही है, यानी एस्टर बनेगा इस रिएक्शन में। और मैंने पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक ऑप्शन मैंने आपको दिया R-CH2 CO18 सॉरी O18 CO18 R-, यानी मैंने करा क्या, OH इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हटाया, H इस सॉरी OH इस अल्कोहल का हटाया और H इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, तभी तो ये O इस कार्बन से जाके जुड़ा। तो आपको पता है ये बन सकता है क्या, तो आप सीधे बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि इस रिएक्शन में अल्कोहल से OH नहीं जाता, अल्कोहल से क्या जाता है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा, और अगर ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा तो एक वाटर बनेगा जिसका ऑक्सीजन होगा 18 वाला, और जो एस्टर बनेगा उसका फॉर्मूला होगा R-CH2O, ये ऑक्सीजन होगा 16 और ये कार्बन 18 ऑक्सीजन वाला इससे जुड़ जाएगा, ये एस्टर बनेगा। तो ये बात याद रखना जरूरी होता है क्योंकि इसे भी आइसोटोप की हेल्प से वो आपसे सवाल में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हमारे लिए। याद रखना कि अल्कोहल अपने हाइड्रोजन जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड है उसके CO के पहले वाले पार्ट के साथ जोड़कर नया कंपाउंड बनाएगा। एसिड क्लोराइड के साथ HCl बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो वाटर बनेगा। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम बड़ी मशहूर, आपने नोट कर ली होगी। अब जो मैंने कहा था यार, इसकी मतलब एस्टरिफिकेशन की एक ऐसी रिएक्शन जो पक्का आपके एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर पूछी जाएगी, वो है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। अब एस्पिरिन एक बहुत ही हमारे लिए कह सकते हो यूजफुल मेडिसिन है। एस्पिरिन एनाल्जेसिक यानी पेन किलर की तरह काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीपायरेटिक होती है, बुखार में भी दी जाती है ये। तो अब एस्पिरिन बनाया कैसे जाता है, तो एस्पिरिन बनाने के लिए हमें जरूरत होती है सैलिसिलिक एसिड की। अब यहां पर भी वही केस हो जाता है मेरे बच्चे
कि सैलिसिलिक एसिड अगर ये नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत इसका फॉर्मूला आना चाहिए। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है, बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे COH और OH आ जाते हैं। अब ये अगर आप याद रख ले गए तो आप कभी भी सैलिसिलिक एसिड बना लोगे। अब सैलिसिलिक एसिड में मतलब मुझे अभी कोई ट्रिक इसकी सोची नहीं, अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि मतलब कई बार बच्चे कहेंगे ये क्या बताया, तो हमें दिख ही रहा है कि सैलिसिलिक एसिड में COH और OH ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसे ही याद है, ठीक है, और इसका और कोई सिंपल वर्जन नहीं है, मतलब इससे आप मतलब आसानी से पकड़ सकते हो, बट अगर आपको कोई नाम में पैटर्न या कोई ट्रिक समझ में आई है तो आप बता सकते हो। अब अगर मुझे एस्पिरिन बनानी है तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने करा दी एक एसिटिक एनहाइड्राइड से। इस कंपाउंड का स्पेशल नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो एस्पिरिन बनेगा। एस्पिरिन कैसे बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड का ये जो एसाइल ग्रुप है, मैं एसिटिक एनहाइड्राइड को पूरा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे बनेगा। और आपको पता है अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा है तो अल्कोहल का H CO के पहले पूरे ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि O अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH, CH3COOH। और ये जो COCH3 वाला पार्ट है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमने ऑक्सीजन से COCH3 वाला पार्ट जोड़ दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड पर नोटिस करो कोई रिएक्शन नहीं हुई है और ये जो पूरा कंपाउंड बनेगा इसका नाम होता है एसिटिल, क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप है और ये सैलिसिलिक एसिड में लग गया है तो इसलिए सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड में एसाइल ग्रुप लगा दिया तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम कॉमनली जानते हैं एस्पिरिन के नाम। अब ये रिएक्शन आपसे बहुत पूछी जाती है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, इसे मेमोराइज करते रहना। और देखो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए जरूरी है, जैसे मैं बताऊं मैंने क्या करा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जब मेरे को रिएक्शंस लर्न नहीं होती थी तो वो नहीं एक व्हाइट बोर्ड आता है छोटा, ठीक है, तो कुछ तो 1.5 फीट का होता है वो, कुछ तो मेरे को जैसे 100 रुपये का मिल गया था उस टाइम पे, आजकल उसकी कीमत 150 रुपये होगी। तो मैं उस पर केमिकल रिएक्शन अपनी मेमोरी से लिख कर इरेज करता था, फिर दोबारा रिकॉल करता था, फिर दोबारा रिकॉल करता था। ऐसे करते 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 10 बार 12 बार जब रिकॉल करता था तो वो रिएक्शन मेरे दिमाग में अच्छे से बैठती थी, यार ये चीज़ मेरे को हटानी है, ये चीज़ मेरे को लगानी है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, तब जाकर वो रिएक्शन याद होती थी। और अगर वाकई में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करना चाहते हो तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो दर वीडियो बदलते गए कि यार सर ने तो ऐसी चीज बता दी है, ये हम अब याद कैसे, मतलब मान लो मैंने आपको चीजें बताई, आपको समझ में आ गई, लेकिन आप क्वेश्चन करने बैठे तो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, तो आपको लगा सर ने लगता है सही से बताया नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो आप दूसरा वीडियो देखने गए, पहले सर ने बताया उन्होंने भी यही सारी चीजें बताई, फिर आप न्यूमेरिकल लगाने बैठे, फिर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बना, फिर गड़बड़ हो गई, फिर आपको लगता वाले सर ने भी नहीं बताया, तो तीसरा वीडियो देखने गए और पता चला आप ऐसे 10 वीडियो देख गए, लेकिन 10 वीडियो देखने के बावजूद भी आपसे न्यूमेरिकल अभी नहीं बन रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो रिएक्शन आपने भले चाहे वीडियो में देख ली है, पढ़ ली है, पर आपके दिमाग में भी नहीं बैठी है। और जब तक कोई रिएक्शन आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक उसके ऊपर बनने वाला न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं होगा। मतलब एक शेर है ना, वो कहते हैं कि उम्र भर गालिब में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो जब तक आप खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करोगे वो वाला, आप बस वीडियो वीडियो चेंज करते जाओगे, नई नई थ्योरी पढ़ते जाओगे, नोट्स रिवाइज करते जाओगे, इसका नोट्स ले लो, उसका नोट्स ले लो, आपको टॉपिक नहीं पकड़। आप बैठो, आप बैठकर आराम से खुद से थोड़ा सा हार्डवर्क डालो, इतना हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा वहां पर। चलो इनफ ऑफ द ज्ञान, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं अल्कोहल की ऐसी रिएक्शन जिनसे RX यानी एल्किल हैलाइड बनता है। अच्छा, इस रिएक्शन में मैं आपको बता दूं फिनॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिनॉल अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, फिनॉल अलाउड नहीं है लेकिन बेंजिल अल्कोहल अलाउड है। ये जो कंपाउंड है मेरे बच्चे, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, सॉरी बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल जो मैं अभी आपको रिएक्शंस बताने वाला हूं ये देगा, लेकिन फिनॉल जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्शन ये नहीं देगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको ये पता है रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यही होती है, जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ते हो ना तो कई बार पुरानी चीजें रिवाइज होती चली जाती है। जैसे आपको याद होगा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में हमने पूरी टेबल देखी थी, ये टेबल यहाँ पर वापस आ गई है, क्योंकि इस टेबल में अल्कोहल की हेल्प से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं, चाहे एल्किल क्लोराइड बनाएं, चाहे ब्रोमाइड बनाएं, या हम आयोडाइड भी बना सकते हैं। फ्लोराइड नहीं बनाते, फ्लोराइड आपको पता है मोस्टली हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन की हेल्प से ही बनाते हैं, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज करके। अच्छा,
इन रिएक्शन में अगर आप नोटिस करो यहां सब जगह एल्कोहल लिखा हुआ है ROH, इसके पीछे एरोमेटिक नहीं लगा हुआ है, जैसे यहां पे लगा हुआ था ना, ये देखो यहाँ ROH के पहले स्लैश एरोमेटिक भी लगा, AR एरोमेटिक, मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी होगी, फिनॉल होगा तो भी रिएक्शन होगी, पर यहाँ पर फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता, फिनॉल नहीं देगा, हाँ, लेकिन इसे एल्किल ग्रुप ही माना जाता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH जुड़ा है तो ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, चाहे वो खुद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो या किसी और चीज से जुड़ा हो, ये सारी रिएक्शन देगा। अब इन सारी रिएक्शन बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है। सबसे पहले अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपको याद आना चाहिए मेरे बच्चे, ये HCl और ZnCl2 एक स्पेशल रिएजेंट के नाम से फेमस है, इन्हें बुलाया जाता है लुकास। और इस रिएक्शन में होगा क्या, अल्कोहल अपना पूरा OH इस हाइड्रोजन के साथ हटा देगा और वाटर बन जाएगा, और जो Cl है ये इस R के साथ जुड़ जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। और एल्किल क्लोराइड जब पानी के अंदर बनता है तो पानी के अंदर हमें दिख जाती है व्हाइट टर्बिडिटी, और व्हाइट टर्बिडिटी अगर इमीडिएटली अपीयर होती है तो 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर व्हाइट टर्बिडिटी को अपीयर होने में 5 मिनट तक का टाइम लगता है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर व्हाइट टर्बिडिटी बिल्कुल अपीयर ना हो, बहुत टाइम बाद अपीयर हो या हाई टेम्परेचर पर अपीयर हो, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, जिसे लुकास टेस्ट भी कहते हैं। तो लुकास टेस्ट अल्कोहल की डिग्री को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो अल्कोहल की डिग्री को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल में ZnCl और ZnCl2 और HCl डाला, अगर एल्किल क्लोराइड तुरंत बना तो व्हाइट टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगी, तो 3 डिग्री अल्कोहल में इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी आती है, ठीक है, मतलब ये तुरंत आ जाएगी। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपको 5 मिनट के तक टर्बिडिटी दिखेगी, कई बुक्स में लिखा है 5 से 10 मिनट, और 1 डिग्री अल्कोहल में कई जगह लिखा है बिल्कुल टर्बिडिटी नहीं आती, लेकिन हाई टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन करोगे तो हो सकता है टर्बिडिटी आ जाए, तो या तो लॉन्ग टाइम लेगा या हाई टेम्परेचर लेगा। तो इस रिएक्शन की हेल्प से आप अल्कोहल की डिग्री डिटेक्ट कर सकते हो। फिर आगे अगर बात करी जाए, अगर आप यहाँ पे Br लगाना चाहते हो तो HCl से डायरेक्ट रिएक्शन करने के बजाय, मतलब HBr से डायरेक्ट रिएक्शन करने के बजाय, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, HBr से डायरेक्ट रिएक्शन करने के बजाय NaBr और H2SO4 हम डालते हैं, NaBr और H2SO4 रिएक्शन करते हैं आपस में और HBr बनाते हैं, और ये HBr फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके RBr और NaH2SO4 और वाटर बनाएगा। लेकिन मोस्टली हम HBr डायरेक्ट यूज नहीं करते, कि शायद क्योंकि मतलब HBr इसे शायद ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं इसको, ठीक है, इसलिए हम NaBr और H2SO4 का मिक्सचर यूज कर लेते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PX3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करें तो एल्किल हैलाइड मिलेंगे 3 यूनिट, और साथ में H3PO3 मिल जाएगा। इसे याद करने का तरीका भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो हमारे पास 3 हेलोजन लगे हैं PX3 में, ये 3 अलग अलग अल्कोहल से एक साथ रिएक्शन करेंगे, तभी देखो यहाँ पर 3 यूनिट लिखा है। अब होगा क्या, दरअसल में PX3 के तीनों हेलोजन मैं इधर लेफ्ट की तरफ बना देता हूं, अब ये फास्फोरस इन तीनों OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, H3 एक O3 H3PO3 बन गया, और ये एक R एक X से जुड़ेगा, दूसरा R दूसरे X से, तीसरा R तीसरे X से, 3 RX बनेंगे। लेकिन यहां पर जो आप हेलोजन ले सकते हो ये मोस्टली हम लेते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन के लिए हम ये रिएक्शन प्रेफर करते हैं कि ROH की रिएक्शन रेड फास्फोरस से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, अभी हेलोजन मोस्टली ब्रोमीन और आयोडीन होता है तो हमें RX मिल जाएगा। आप PCl3 की तरह PCl5 भी ले सकते हो, लेकिन PBr5 नहीं ले सकते, PBr5 बहुत ही अनस्टेबल होता है, लो टेम्परेचर पर स्टेबल है और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती, तो PBr5 भी रिएक्शन नहीं देता, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली देता है PCl5। तो PCl5 की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से करोगे तो ये पूरा OH हटेगा, इसकी जगह पे Cl आ जाएगा, OH गया कहाँ, तो जो OH का H है वो Cl के साथ HCl बना लेगा और P OCl3 बन जाएगा। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये लिखी हुई है मेरे बच्चे, ये बहुत बार पूछी जाती है कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराया जाए, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, तो होगा क्या, OH पूरा हट जाएगा, इसकी जगह पे Cl आ जाएगा, SO ऑक्सीडाइज होकर SO2 बना लेगा, और जो SOCl2 में 2 Cl थे उनमें से एक Cl HCl बना लेगा, तो ये थायोनिल क्लोराइड है।
और इस पूरी रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी है, इसे बुलाया जाता है डार्जन मेथड। कई बार ये इस नाम से भी रिएक्शन पूछ ली जाती है। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आपके स्कूल मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन आप इधर उधर से अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स वगैरह प्रैक्टिस करोगे, ये सब करोगे, तो हो सकता है उन सर ने डाल रखी हो, तो आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जन मेथड। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन है, ये तो ऑलरेडी रिवाइज वाली रिएक्शन है, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। फिर आगे एक और रिविजन वाली रिएक्शन, एल्कोहल की एक और केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये बड़ी आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। देखो केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन के नाम के पीछे अगर डी वर्ड लगा है, उसका मतलब होता है हम उसमें से कोई चीज रिमूव करने वाले हैं, और डी के आगे जो वर्ड लगा है वही चीज रिमूव करने वाले हैं। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना। ये हाइड्रोहेलोजिनेशन है, तो हाइड्रोजन भी निकालोगे, हेलोजन भी निकालोगे, बट फिलहाल यहाँ वाटर निकालने वाले। तो अल्कोहल में से वाटर निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। किसी भी अल्कोहल में से अगर वाटर निकालना है, तो उसमें से थोड़ा सा एसिड कैटलिस्ट डाल दो और थोड़ी सी उसको हीट दे दो। अब जैसे ही आप किसी भी अल्कोहल में एसिड डालोगे, उसे हीट दोगे, तो होगा क्या? अल्कोहल का OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके बगल वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन OH के साथ जोड़कर वाटर बना लेगा। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूटा है, उसके बगल वाले कार्बन के भी एक बॉन्ड टूटा, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दोनों आपस में एक नया बॉन्ड बनाएंगे। जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये हमें एल्कीन मिल गया। और क्योंकि वाटर का रिमूवल हुआ है, इसलिए इसे बुलाया जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। और डिहाइड्रेशन करने के लिए मोस्टली हम जो एसिड इस्तेमाल करते हैं H2SO4 इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने HCl ले लिया, अगर आप समझदार हो, अल्कोहल की रिएक्शन अभी HCl के साथ देखी तो थी, एसिड क्लोराइड बन गया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई थी, एलिमिनेशन नहीं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आता है। डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एक टाइप, जबकि पीछे जो रिएक्शन थी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और हीट के प्रेजेंस में आपको पता है एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफर होती है, तो इसलिए यहां पर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन होते हुए देखी है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, वो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। OH हमारे अल्कोहल मतलब अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इस रिएक्शन में कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि इस रिएक्शन को जब भी आप करोगे, अल्फा कार्बन से OH हटाना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और ये अल्फा बीटा के H और OH आपस में जुड़ के वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल की रिएक्शन हमने H2SO4 से कराई हाई टेम्परेचर पे। ये एसिड बस एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, H+ देने का काम करेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन तो ये खुद मॉलिक्यूल ही करेगा। और रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये हमारा CH, अगर मैं C2H5OH को थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2OH। OH जिस कार्बन जुड़ा उसे बोलेंगे अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा। तो अल्फा कार्बन अपने OH की बलि चढ़ाएगा और बीटा कार्बन अपने H की। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अगर हट गया तो बचेंगे 2, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH2। इन दोनों कार्बन अल्फा बीटा के बगल में डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, और इस कार्बन को OH अगर उड़ गया तो यहाँ पर आ जाएगा CH2। अब ये प्रोडक्ट बनाना हमें आना चाहिए। ये मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये याद रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, अल्फा से OH हटा रहे हैं और बीटा से हाइड्रोजन, और उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा। ये बात याद रखना जरूरी है, इसी बात की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी बात को अपने दिमाग में सही से बैठाना है। जब ये सारी चीजें पहले लेवल पर बैठेंगी, तब जब आप इसका नेक्स्ट बार रिवीजन करोगे, तब जाकर आप इसके अच्छे क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया सबको करना क्या है। लेकिन ये मैं अल्फा बीटा वाली बात इतना एम्फेसाइज करके क्यों बता रहा था, तो यहां पर पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि आप H2SO4 की बजाय ना H3PO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दरअसल में एक माइल्ड कह सकते हो एसिड है, और कंडीशंस भी माइल्ड होंगी, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। जैसे हमने मान लो आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया, तो इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला बीटा। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर OH के राइट वाला ही बीटा क्यों लिया, लेफ्ट वाला बीटा ले लेते आप, तो दोनों बीटा है, ये मान लो बीटा 1 है, ये मान लो बीटा 2 है। अब होगा क्या, अगर आप दोनों बीटा 1 बीटा 2 को देखोगे तो दोनों CH3 ही है, और अगर दोनों CH3 हैं तो आप अगर अल्फा से OH उठाओगे तो आप किसी भी बीटा से हाइड्रोजन हटा सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। तो हमने मान लो राइट वाले बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया, तो राइट वाले बीटा और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में OH जिस कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, लेकिन उसके बगल वाले कार्बन क्या होंगे, बीटा। तो ये बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 3। आप समझदार हो सारे, देखो बीटा सेम है।
तो आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हो, किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हो। तो आपने ऊपर वाले से हटा दिया। अगर कोई बच्चा लेफ्ट वाले से हटाना चाहता है तो लेफ्ट वाले से हटा दो। आप नोटिस करना प्रोडक्ट सेम बनेगा। मान लो लेफ्ट वाले से आप हटाना चाहते हो तो लेफ्ट वाले कार्बन और अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड, ऊपर एक CH3 आ जाएगा, नीचे एक CH3 आ जाएगा। तो यही तो प्रोडक्ट है। इस कार्बन से डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा है, इस कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हैं, इस कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हैं। आईयूपीएसी नेम दोनों का सेम आएगा। ये 3 कार्बन की पैरेंट चेन, सेकंड कार्बन में मेथिल लगा है तो आईयूपीएसी नेम आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन या प्रोप 1 जो भी आपको नाम देना है। और जब तक अलग अलग कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है इसका मतलब वो दोनों कंपाउंड सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पर एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, इन दोनों ही एग्जाम्पल में जो बीटा कार्बन थे उन पे सेम हाइड्रोजन थे, तो प्रोडक्ट बनाने में हम किसी भी बीटा को चूज कर सकते थे। अगर मान लो बीटा कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन आ जाए तो सेम प्रोडक्ट तो बार बार मिलेगा नहीं। जैसे मान लो हमने सेकेंडरी ब्यूटेल अल्कोहल लिया, ये है सेकेंडरी ब्यूटेल अल्कोहल, इसका कॉमन नाम है, बाकी आईयूपीएसी नेम तो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। मान लो हमने सेकेंडरी ब्यूटेल अल्कोहल लिया, सेकेंडरी ब्यूटेल अल्कोहल को हीट करा, तो यहां पर अब आएगा एक इंटरेस्टिंग कैच। इंटरेस्टिंग कैच ये है कि अगर OH से जुड़े कार्बन को हम अल्फा बोले तो उसके हर बगल वाले कार्बन को बीटा बोला जाएगा। ये मान लो बीटा 1 और ये मान लो बीटा। अब इनमें से ये बीटा 1 CH3 है और ये बीटा 2 CH2 है, दोनों सेम नहीं है। और अगर दोनों सेम नहीं है तो इससे अगर हाइड्रोजन हटाया तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। मैं बना के दिखाता हूं। अगर आप इससे हाइड्रोजन हटाओगे तो यहां पर CH2 हो जाएगा और इससे OH हट जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। मतलब यहां पे तो रिएक्शन हुई नहीं है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। CH3 CH2 अपनी जगह पे रहेगा, इस CH2 पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पे जहां CH3 था, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाने के बाद यहां CH3 भी लिख देते हैं। तो भाई गड़बड़ हो गई। आपको याद रखना है ना, दिमाग क्या चलाना है, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं लगाना। डबल बॉन्ड लगाने के लिए इस कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ना भी तो है। तो हाइड्रोजन जब जाएगा तो 3 की बजाय 2 हाइड्रोजन बचेंगे। तो एक प्रोडक्ट ये बना जब हमने बीटा 1 पे रिएक्शन करी। अगर मान लो बीटा 2 पे रिएक्शन हुई तो अब की बात इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3। इस कार्बन का अगर एक हाइड्रोजन हटाया तो 2 की बजाय 1 हाइड्रोजन बचेगा, डबल बॉन्ड CH तो ये 2 कंपाउंड बने। और अगर ये 2 कंपाउंड बने तो अब यहां पर लड़ाई होगी इन दोनों में से किसी एक में मेजर प्रोडक्ट बनने के लिए। और मेजर प्रोडक्ट बनने के लिए दरअसल में लड़ाई जब होगी तो ये जीत जाए, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। डिमेश्वर आपको दिख रहा होगा, ये काफी नीचे आ गया है। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्यों? क्योंकि यहां पर एक रूल चलेगा जिसे हम बोलते हैं सेडजेफ रूल। हालांकि जो कहीं सही नाम होता है वो होता है जेडसेफ, लेकिन हम लोग कई बार इसे बुलाने लगते हैं सेडजेफ। असल में जेडसेफ शायद रशियन साइंटिस्ट थे। अब उनका नाम इंडिया में आते 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 शायद हम जेडसेफ सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो हमने सेडजेफ प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया और ये नाम काफी पॉपुलर हो गया। हमारी बहुत सारी बुक्स में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब फटाफट बात कर लेते हैं यार। सेडजेफ रूल ये बोलता है कि अगर इस तरह से डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो रही है और एक से ज्यादा एल्कीन प्रोडक्ट के तौर पे बन सकती है, तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आप हटाओगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3, तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। हमने इस कार्बन से जो हाइड्रोजन हटाया उससे बना मेजर प्रोडक्ट। अब सेडजेफ को ये बात कैसे पता चली थी? उनके कान में आगे कौन आके बता के चला गया था? तो नहीं, उनके कान में कोई आगे बता के नहीं गया था, या उन्हें कोई ऐसी किताब पढ़ी मिलनी, उन्हें हो सकता है उस टाइम में एनसीईआरटी पढ़ी नहीं मिल गई थी कि वहां पे लिखा हुआ था। दरअसल उन्होंने बहुत सारे ऐसे एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया जिसमें 2 बीटा अलग अलग दरअसल में कंपाउंड थे, 2 बीटा अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन वाले थे, एक के पास कम हाइड्रोजन, एक के पास ज्यादा। और जब वो बार बार ऐसा करा रहे थे तो उन्हें बार बार मेजर प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा था जिससे जो तब बना था जब आप उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जिससे दरअसल में जिसके पास कम हाइड्रोजन थे। तो उन्हें लगा कि ये ना दरअसल में केमिकल रिएक्शंस का कोई रूल होगा। इस रूल को याद रखने का तरीका होता है सेडजेफ रूल को, पुअर विल बिकम पुअर। कहते नहीं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो यहां पर जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन थे, यानी जो पहले से हाइड्रोजन में गरीब था, उसी में से तुमने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, गरीब बना दिया। तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए सेडजेफ रूल को याद करने की ट्रिक है, पुअर विल बिकम पुअर।
इसके पास कम हाइड्रोजन है, उसी में से और हाइड्रोजन कम करके उसका आप प्रोडक्ट बना दो, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, पर दरअसल में जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और अच्छे से समझना शुरू कर दिया और हमारे पास बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लगी, तो हमें पता चला कि यार सेट्स रूल ना दरअसल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और कभी कभी सेट्स रूल फेल हो जाता है पर मैकेनिज्म कभी फेल नहीं होती। तो इसलिए इस डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन की मैकेनिज्म रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप इन सारी रिएक्शंस की एक एक करके मैकेनिज्म रटोगे, बहुत आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी मेरे को। इन रिएक्शन में तो बस पैटर्न याद रखना है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड बनाना है, यहां पर यही मेहनत करनी है। लेकिन हर उस रिएक्शन की मैकेनिज्म रटने की जरूरत है जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि कई बार उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी में अगर गिवन है तो क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ये इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, तो मैकेनिज्म के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए सबसे पहले अल्कोहल एसिड से आने वाले H+ के साथ रिएक्शन करता है। अब आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस ऐसे ही अपने आप रैंडम नहीं होती, उसमें अपोजिट चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाती हैं। तो एसिड से आने वाला H+ अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिव चार्ज होंगे, H+ के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो अल्कोहल का OH का O का लोन पेयर एसिड के H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये एरो बताने का मतलब होता है O के लोन पेयर और H के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, ये एरो भी आपको पता होना चाहिए। तो O के H के साथ बॉन्ड बन गया, ये बन गया। अब O ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3। कभी भी याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आ जाएगा प्लस। और इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाटर है मेरे बच्चे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। यानी अगर ये मॉलिक्यूल में आ गया तो ये बड़े आराम से निकल सकता है, क्योंकि बहुत स्टेबल है। और ऐसा है भी, देखो। अच्छा, एक और छोटी बात, ये क्योंकि एक नॉर्मल सी एसिड बेस रिएक्शन हुई है, तो ये रिएक्शन ना बहुत फास्ट है। और आपको पता है फास्ट रिएक्शन या रिएक्शन का फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है। इस रिएक्शन का रेट, यानी कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, वो इससे डिसाइड नहीं होगा, वो इसके अगले स्टेप से डिसाइड होगा। अब ये जो हमारा ऑक्सोनियम आयन बना है, इस आयन को बुलाते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये जो हमने हीट दी थी उसकी वजह से पूरा का पूरा ये वाटर अपने अंदर से निकाल देगा। एरो एक्चुअल में गलत जगह बन गया है, ये एरो यहां बनना चाहिए। मतलब अगर मैं दिखाना चाहूं, ये एरो यहां नहीं बनेगा, ये बनेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर अलग हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो अगर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होने के लिए वाटर एज लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। अब ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होने के लिए मेरे बच्चे बगल वाले बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और नोटिस करना, एसिड का जो H+ हमने पहले स्टेप में यूज करा था वो थर्ड स्टेप में वापस आ गया। तो इसलिए हम बोल रहे थे, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि जो H+ है वो यहां पर एज कैटलिस्ट काम करता है, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में रीजनरेट हो जाता है, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। रिएक्शन में उसने रेट को बढ़ाने पर पार्टिसिपेट करा, बट उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो यहां पे कंज्यूम हुआ, यहां पर प्रोड्यूस हो गया। लेकिन इस स्टेप में, मतलब इस 3 स्टेप के रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा ये स्लो स्टेप, जहां पर क्या बनना है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन उतना ही, ठीक है। उसके बाद ये जो एल्कीन बनी है, ये एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, मेजर प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा हमें को मिलेगा। ठीक है, आई एम बड़ी मशहूर, ये तीनों स्टेप आपको क्लियर हुए हैं। और एक और मॉडर्न बात, अगर यहां कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट के पॉसिबिलिटीज हैं। हर वो रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन बन सकता है, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस मैकेनिज्म में कई बार रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिलती है। हालांकि रीअरेंजमेंट में मोस्टली हम लोग चीजें ऐड करते हैं एल्कीन में, इसमें भी बट पॉसिबिलिटी होती है एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट का चांस है। तो आई एम मेक श्योर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपको पकड़ में अच्छे से आ गई है कि हमने क्या क्या करा है। ठीक है, अब अगली जो चीज आ जाती है वो आ जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसे आज कवर नहीं करेंगे, इसे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर हो गई होंगी, आपको ये सारी चीजें पकड़ में आ गई होंगी, नोट्स आपने अच्छे से बना लिए होंगे। लेकिन मैं फिर से एडवाइस करूंगा आपको कि आप तुरंत वीडियो बंद मत करना, एक बार
अच्छा वीडियो बंद कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन तुरंत कुछ और काम करने मत लग जाना। पहले आपने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जितनी भी उसके बारे में बातें पढ़ी हैं अभी के लेक्चर में, 5-10 मिनट के अंदर वो सारी रिकॉल करो। हम लोगों ने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर के बारे में बात करी, वो एक बार रिकॉल करो, क्या क्या हो रहा था, क्या क्या कैसे बॉन्ड टूट रहा था, कौन सा बॉन्ड बन रहा था, कौन सी स्पेशल बातें हमने वहां पर डिस्कस करी थी। फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, ये याद रखो। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम है, जो हमारे अल्कोहल की है वो अलग अलग क्या नाम है, एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शंस क्या थी, कैसे बनता था, एस्टर क्या होता है, एनाइड्राइड क्या होता है, ये सब याद करो। ऐसे ही अल्कोहल से आरएक्स कैसे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये सारी बातें एक बार रिकॉल करो अपने दिमाग में। जब आप अपनी मेमोरी से सारी चीजें रिकॉल करोगे तब जाकर वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेंगी, तब एक्चुअल में आपका पढ़ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। बाकी आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो समझ में आया, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो एप्रिसिएशन शो करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे, मुझे भी लगे कि हाँ भाई आपके लिए जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सक्सेसफुली आप तक पहुंच भी रहे हैं और आप उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हो। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट आते रहे मेरे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।